आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। मंगलवार 30 मई शाम का न्यूज़ एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर है ये, और मैं हूं कुलदीप मिश्र। जिन खिलाड़ियों के मेडल्स पर कभी देश ने उछलकर तालियां बजाई थीं और गर्व साझा किया था, वो कुश्ती खिलाड़ी आज हरिद्वार पहुंचे हैं अपने मेडल्स गंगा नदी में बहाने के लिए। कुश्ती संघ के चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग वो अरसे से कर रहे हैं, लेकिन मांग अब तक पूरी नहीं हुई। उल्टे उन पर दंगा भड़काने के केस में FIR हो गई। पहलवानों का कहना है कि अब वे इंडिया गेट पर आमरण अनशन करेंगे। इसी से करेंगे आज दिन भर की शुरुआत। जिस इलाके पर लिखते हुए लेखक अनिल यादव ने कहा है कि वह भी कोई देश है महाराज, उस उत्तर पूर्व का एक राज्य मणिपुर महीने भर से अशांत है। गृहमंत्री के दौरे के बीच हालात अब कैसे हैं, जिन दो समुदायों के बीच नफरत पनपी उसको कैसे पाटा जा सकता है, और इसके लिए अमित शाह की झोली में क्या है, इस पर बात होगी। और राजस्थान की चर्चा तो बहुत हो रही है, लेकिन चुनावी साल मध्य प्रदेश का भी है। यहाँ फिलहाल मुख्यमंत्री के सवाल पर तो सिर्फ टवल नहीं है, लेकिन सिंधिया के बीजेपी में चले जाने से उनके प्रभाव वाले इलाके में कांग्रेस के लिए जो खालीपन आया है, उसकी भरपाई वो कैसे करेंगे, इसे भी टटोलेंगे। और आखिर में ये समझेंगे कि कुत्तों के बिहेवियर में जो एग्रेशन आ रहा है, खासतौर से बच्चों पर अटैक्स के जो मामले बढ़े हैं, क्या उसमें इलीगल डॉग ब्रीडिंग का कोई रोल है, और क्या आवारा कुत्तों का बर्ताव भी इस वजह से बदल रहा है। इसे समझेंगे एक्सपर्ट से। आखिर में भौचक लेकर आएंगे जमशेद कमर सिद्दीकी, लेकिन पहले 60 सेकंड्स हेडलाइंस कुमार केशव से। शुक्रिया कुलदीप। गंगा में अपने मेडल बहाने हरिद्वार पहुंचे आंदोलनरत पहलवान इंडिया गेट पर आमरण अनशन करने की बात भी कही। 1 जून तक मणिपुर के दौरे पर रहेंगे गृहमंत्री अमित शाह। इम्फाल में मुख्यमंत्री आवास पर की सर्वदलीय बैठक। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने मणिपुर हिंसा पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपा ज्ञापन। ओलंपियन मीराबाई चानू समेत 11 खिलाड़ियों ने गृहमंत्री अमित शाह से लगाई गुहार। कहा, मणिपुर में हालात सामान्य नहीं हुए तो लौटा देंगे मेडल। कल्याण कर्नाटक क्षेत्र विकास बोर्ड में भ्रष्टाचार के आरोपों की होगी जांच, CM सिद्धारमैया ने दिए आदेश। मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री OPS भदौरिया सड़क हादसे में हुए घायल, अस्पताल में भर्ती कराए गए। साक्षी मर्डर केस में पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी केजरीवाल सरकार। मजबूत चार्जशीट बनाएगी दिल्ली पुलिस। दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका, अब सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे याचिका। और रूस का दावा, मॉस्को पर यूक्रेन ने किया आतंकी हमला, रशिया ने मार गिराए 8 ड्रोन। यह है दिन भर, और मैं हूं कुलदीप मिश्र। जब ये कहा जाने लगा था कि पहलवानों का प्रदर्शन अब खत्म हो गया क्या, तभी कुश्ती खिलाड़ी साक्षी मलिक ने कहा है कि आंदोलन में जान अभी बाकी है। जो हमारे समर्थक हैं, जो अभी भी कहीं कहीं रुके हुए हैं, गुरुद्वारे में हमारा वेट कर रहे हैं, तो उनको हम ये बताना चाहते हैं कि आज का पूरा दिन हम आगे आंदोलन कैसे चलेगा उसकी रूपरेखा बनाने में लगे हुए थे। हम पीछे नहीं हटे हैं, आंदोलन जारी रहेगा, और जो भी होगा वो हम आपको जल्द ही बता देंगे। तो आज कुश्ती संघ के प्रमुख और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ चल रहे प्रोटेस्ट की एक नई रूपरेखा सामने आई। सोशल मीडिया पर एक चिट्ठी शेयर कर पहलवानों ने साफ कर दिया कि जंतर मंतर से हटाए जाने के बावजूद वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। जिन मेडल्स के लिए खिलाड़ियों ने कई साल जी तोड़ मेहनत की और जिन्हें जीतने से दुनिया भर का सम्मान उन्हें मिला, उसे आज विरोध और हताशा में वो हरिद्वार में गंगा नदी में प्रवाहित करने जा रहे हैं। ये और बात है कि किसान नेता राकेश टिकैत और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने उनसे ऐसा ना करने का आग्रह किया, पर हरिद्वार पुलिस ने पहले ही कह दिया था कि वो उन्हें रोकेंगे नहीं, क्योंकि वो उनके मेडल्स हैं, उसके साथ वो जो चाहें कर सकते हैं। हालांकि हरिद्वार की गंगा सभा ने यह ऐलान किया है कि वो खिलाड़ियों को ऐसा नहीं करने देंगे। खिलाड़ियों का पक्ष ये है कि इन मेडल्स के सहारे सिस्टम ने सिर्फ अपना प्रचार किया है और कुछ नहीं किया। अपने पक्ष में जो एक चिट्ठी इन खिलाड़ियों ने जारी की है, उसका एक हिस्सा आपको सुनवाते हैं। अब लग रहा है कि हमारे गले में सजे इन मेडलों का कोई मतलब नहीं रह गया है। इनको लौटाने की सोचने भर से हमें मौत लग रही थी, लेकिन अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करके भी क्या जीना। यह सवाल आया कि किसे लौटाएं।
हमारी राष्ट्रपति को, जो खुद एक महिला हैं, मन ने ना कहा, क्योंकि वह हमसे सिर्फ 2 किलोमीटर बैठी सिर्फ देखती रही, लेकिन कुछ भी बोली नहीं। हमारे प्रधानमंत्री को, जो हमें अपने घर की बेटियां बताते थे, मन नहीं माना, क्योंकि उन्होंने एक बार भी अपने घर की बेटियों की सुध-बुध नहीं ली, बल्कि नई संसद के उद्घाटन में हमारे उत्पीड़क को बुलाया और वह तेज सफ़ेदी वाली चमकदार कपड़ों में फ़ोटो खिंचवा रहा था। उसकी सफ़ेदी हमें चुभ रही थी, मानो कह रही हो कि मैं ही तंत्र हूँ। आंदोलन का रास्ता यहाँ से अब ये है कि ये कुश्ती खिलाड़ी अब इंडिया गेट पर आमरण अनशन की बात कर रहे हैं। उनकी मांग है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जाए। सवाल ये भी है कि आज हरिद्वार में जो कुछ हुआ उससे इस प्रदर्शन को क्या नया मोड़ मिला है? क्या सरकार की ओर से इस मसले पर कोई मान मनोवल की कोशिश हुई? पूछा मैंने हरिद्वार में मौजूद इंडिया टुडे टीवी के कॉरेस्पॉन्डेंट नितिन श्रीवास्तव से। जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इन खिलाड़ियों ने ये जो डिसीजन लिया है कि चूंकि इसमें निराशा भी झलक रही है, डिसअपॉइंटमेंट भी झलक रहा है, और शायद यही वजह थी कि पिछले 1 महीने से ज्यादा का टाइम हो गया था, इन्हें ऐसा लग रहा है पहलवानों को कि सरकार की तरफ से कोई कदम उठाया नहीं गया, और शायद यही वजह थी कि इन खिलाड़ियों ने ये डिसीजन किया कि हम अपने मेडल्स को जो है वो गंगा नदी में प्रवाह कर देते हैं। देखिए, आपको याद होगा कि इससे कुछ दिन पहले भी इन खिलाड़ियों ने कहा था कि इनमें अगर जरूरत पड़ी तो हम अपने मेडल्स वापस कर देंगे, और इन्होंने ये आज एकदम साफ किया कि मेडल्स अगर हमें वापस करने हैं तो किसे करने हैं, क्या राष्ट्रपति को वापस करें या फिर प्रधानमंत्री को वापस करें। इनका साफ कहना था उस नोट में जो इन्होंने ऑफिशियली इशू किया था कि हमें लगता है कि गंगा जी से बेहतर कोई जगह नहीं होगी इतनी पवित्र मेडल्स को सेफ रखने के लिए, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें अब इन मेडल्स की जरूरत नहीं, हमें नहीं चाहिए मेडल। और एक ये बात, और दूसरी बात ये कि सरकार की तरफ से फिलहाल तो कोई कदम ऐसा नहीं उठाया गया है सुबह से लेकर अभी तक कि कोई बातचीत हो, कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद बेहतर होता, बीच का रास्ता निकालना बेहतर रहता, क्योंकि ये अगर हरिद्वार में आज ये मेडल प्रवाह हो जाते हैं तो इससे बुरा दिन जो है नहीं हो सकता खेल की दुनिया में और देश के लिए, क्योंकि ये बहुत ही गलत इमेज और मैसेज जाएगा विश्व में भारत का। नितिन, 28 मई को जंतर मंतर पर जो हुआ, इन सभी खिलाड़ियों को डिटेन किया गया और उनका जो अस्थायी वहाँ रहने के कैंप्स बने हुए थे, तंबू, उनको उखाड़ दिया गया वहाँ से। तो क्या पहलवानों का ये कदम आंदोलन में कोई नई जान फूंक पाएगा? जैसे कि आमरण अनशन की जो बात पहलवानों ने की है वो भी इंडिया गेट पर, उसकी भी परमिशन शायद मिलेगी नहीं। क्या एक और डिटेंशन की तस्वीर बनती नजर आ रही? ये देखिए, 28 मई को जैसे ही इन खिलाड़ियों को डिटेन किया था और जैसे ही अलग अलग दिल्ली के पुलिस थानों में इन्हें भेज दिया गया था, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की टीम जंतर मंतर पर इमीडिएटली जो भी टेंट, तंबू, इनके सामान थे उन सभी को तुरंत खाली कर दिया था और ट्रकों में सारा सामान लादकर जो है भेज दिया गया था। यानी कि ये तय कर लिया गया था कि यहाँ पर तो आप ये खिलाड़ी जंतर मंतर पर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, धारा 144 लगा दी गई थी और साफ कर दिया गया था कि यहाँ पर अब किसी भी प्रकार का पहलवान प्रदर्शन नहीं कर सकते। दूसरी बात पुलिस ने ये साफ की थी कि अगर इन खिलाड़ियों को कोई प्रदर्शन करना है तो आप हमें लिखित में एक एप्लीकेशन दीजिए, हम आपको कोई जगह बताएंगे, चिन्हित करेंगे, आप वहां पर जाकर धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन खिलाड़ियों ने जैसे ही डिटेन हुए थे ये बिल्कुल साफ कर दिया था कि हमारा धरना खत्म नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से आज डिटेन हो गए हैं, हमारा सामान वहां से हटा दिया गया, हमारा टेंट हटा दिया गया है, तो ये धरना खत्म हो गया है। ये खिलाड़ी, चाहे वो साक्षी हो, चाहे वो बजरंग हो, विनेश हो, सभी ने क्लियर किया था कि हमारा धरना अभी खत्म नहीं हुआ है, जब हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक कि ब्रजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार नहीं हो जाते। और ये डिसीजन जो आज हरिद्वार जाकर मेडल्स को प्रवाह करने का है, ये शायद निराशा से भरा हुआ डिसीजन है और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो शायद इंटेंसिफाई करने का भी है कि हम ये बताना चाहते हैं कि हम सरकार की जो कार्य प्रणाली है उससे थोड़ा सा निराश है और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं नजर आ रहा है, तो हमने जो हमारे हाथ में है, जो पॉसिबल है, हम वो करने जा रहे हैं और शायद ये सरकार का ध्यान भी आकर्षित करने का एक कदम हो सकता है खिलाड़ियों की तरफ से। ये बातचीत हमने तब रिकॉर्ड की थी जब पहलवान हरिद्वार में गंगा के किनारे बैठे हुए थे, लेकिन अब इस खबर में कुछ और आयाम जुड़ गए हैं। किसान नेता नरेश टिकैत के समझाने के बाद पहलवानों ने ये तय किया है कि वो 5 दिनों तक सरकार को अल्टीमेटम देंगे फिलहाल, और उन्होंने मेडल्स नरेश टिकैत के हवाले कर दी हैं। अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई, जिसमें सबसे प्रमुख है ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी, तो ये मांग अगर नहीं मानी गई तो 5 दिन बाद वे फिर से मेडल विसर्जित करने हरिद्वार जाएंगे।
80 लोगों की मौत, 40,000 से ज़्यादा लोगों का पलायन, कर्फ्यू जैसे हालात, इंटरनेट पर पाबंदी, सेना और अर्धसैनिक बलों की तैनाती और शूट एट साइट का ऑर्डर। 1 महीने से भी कम समय में मणिपुर ने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। यहाँ के 2 प्रमुख समुदाय कुकी और मैतेई आपस में खूनी संघर्ष पर आमादा हैं। गृहमंत्री अमित शाह शांति बहाल करने की कोशिशों के बीच इम्फाल पहुंचे हुए हैं। 1 जून तक वो यहाँ रहेंगे, लेकिन कल देर रात से ही उन्होंने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, मंत्रियों, अधिकारियों, इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ और राज्यपाल के साथ बैठक की। हालांकि विपक्ष न सिर्फ इस यात्रा की देरी पर सवाल उठा रहा है, बल्कि उनका ये भी कहना है कि ये राज्य और केंद्र सरकार की नाकामी है कि हिंसा इस कदर भड़की। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज। मणिपुर के अंदर वहाँ की सरकार का एक बड़ा फेलियर है कि मणिपुर के अंदर 2 ग्रुप आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे की हत्याएं कर रहे हैं, और मणिपुर की सरकार और केंद्र सरकार मूक दर्शक बन के बैठी हुई है। मणिपुर की खबरों को रोका जा रहा है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब देश का एक हिस्सा जल रहा था तब देश के प्रधानमंत्री उत्सव मना रहे थे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। विवाद इस पर भी है कि राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने मारे गए 40 लोगों को मिलिटेंट क्यों कह दिया। विपक्ष का कहना है कि 2 समुदायों के बीच की हिंसा, जिसका कारण संसाधनों का बंटवारा, आरक्षण की स्पर्धा और ऐसी ही कुछ चीज़ें हैं, उसमें एक पक्ष को उग्रवादी या मिलिटेंट कहकर देश को गुमराह किया जा रहा है। उधर बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ने जल्द ही स्थिति सामान्य होने की बात कही है। देखिए, देश में किसी प्रकार का अलगाववाद नहीं पनपने दिया जाएगा। आज मणिपुर में जो घटनाएं घट रही हैं, हमारी वहाँ की सरकार भी सक्षम है और केंद्र में अमित शाह जी जिस प्रकार से गृह मंत्री के नाते वहाँ पर कंट्रोल कर रहे हैं, वो सराहनीय है। सरकार के दावे एक तरफ हैं, लेकिन हिंसा अब भी पूरी तरह थमी नहीं है। इम्फाल में केंद्रीय मंत्री राजकुमार रंजन सिंह के घर पर हमला हो गया, वो भी उनके दौरे के ठीक बाद। गृहमंत्री की यात्रा से पहले रविवार को यानी परसों ही हिंसा फिर भड़की थी, जिसमें एक पुलिसकर्मी समेत 5 लोगों की जान चली गई थी। सवाल ये है कि 1 महीना होने को है, अब तक इस संघर्ष में किस तरह एक एक कर नया अध्याय जुड़ता गया है। गृहमंत्री जब पहुंचे हैं इम्फाल, तब दोनों समुदायों के बीच खटास का आलम क्या है, पूछा मैंने इंडिया टुडे मैगजीन में डिप्टी एडिटर और नॉर्थ ईस्ट से जुड़ी खबरों पर नजर रखने वाले कौशिक डेका से। देखिए, ये जो खटास की बात आपने कही है, ये खटास अभी की नहीं है, ये कई दशक से चल रहे हैं। साथ में जो नए ट्रिगर आए थे, पॉपी कल्टीवेशन के खिलाफ मुहिम या ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ मुहिम, और जो एसटी स्टेटस मेइतेई लोग डिमांड कर रहे हैं ताकि वो लोग हिल्स में जमीन ले पाए, क्योंकि अहम मुद्दा तो यही था कि जो हिल्स और प्लेन्स के बीच में मेइतेई, नागा और कुकी के बीच में जो ऐतिहासिक तनाव है, डिवीजन है, उनकी प्राइम वजह है डेवलपमेंट या जमीन के ऊपर पकड़ या पॉलिटिकल पावर के ऊपर पकड़। तो लेकिन साथ में ऐसे कोई भी मुद्दा जिनमें तनाव रहे, उनको वायलेंस की तरफ ले जाने के लिए एक बहुत सहायक एलिमेंट है या कैटलिस्ट है इजी अवेलेबिलिटी ऑफ आर्म्स। बहुत आसानी से वहां पे इलीगल आर्म्स मिल जाते हैं क्योंकि म्यांमार से स्मगलिंग होते हैं। तो एक सिचुएशन ऑलरेडी था जिनके ऊपर कुछ हद तक कंट्रोल पाया गया था, पीस प्रोसेस चल रहे थे, लेकिन पूरी तरह जब तक समाधान नहीं हुआ था तो ऐसे एक स्थिति कभी भी होने के आशंका तो पहले से ही था। तो इस वजह से जो कंट्रोल है ऐसे वायलेंस पे नहीं पाया जा रहा है, उसकी वजह यह है कि एथनिसिटी पे लोग डिवाइडेड है। सिर्फ लोग ही नहीं, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे डिवीजन है, एक भय और शंका के माहौल है, संदेह की माहौल है, और कई सारे वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स है जिनको ऐसे तनाव से फायदा होता है। आप आर्म्स स्मगलर से लेके ड्रग ट्रैफिकर से लेके इंसर्जेंट ग्रुप्स को भी देख लेंगे तो एक तरह से सभी अपने अपने रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं इस वायलेंस के थ्रू। तो इसीलिए और सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं कोशिश में कमी रही होगी, नहीं तो 1 महीना हो गया, डबल इंजन सरकार है, सेंट्रल फोर्सेस ने सिक्योरिटी पे कब्जा कर लिया था, तो लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में ही है, लेकिन छुटपुट घटनाएं कई कई जगहों से आ रहे हैं। तो इसकी वजह एक ही हो सकता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पुलिस फोर्सेस है, लोकल पुलिस फोर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन, हर तरह से मतलब सोसाइटी में ही नहीं, जो व्यवस्था है, व्यवस्था में भी अंदरूनी डिविजन्स है, जिसकी वजह से एक सामूहिक तौर पे सभी लोग एकजुट होके जिसको कह सकते हैं इन सिंक काम नहीं हो रहा है वहां पे।
कौशिक जी, यहाँ से आगे का रास्ता किधर को जाता है? अशांति की आशंका है या समझौते के आसार हैं? और जो दोनों पक्षों, दोनों समुदायों की लीडरशिप है, उनकी मांगे क्या हैं? क्योंकि कुछ कुकी नेता ये कह रहे हैं, उनके बयान में देख रहा था कि एन बीरेन सिंह एंटी कुकी हैं और वो ये कह रहे हैं कि अब यहाँ से पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं है। अब या तो कुकी समुदाय को आपको अलग राज्य दें आप, या अलग एडमिनिस्ट्रेशन दें। क्या किसी भी स्थिति में ये सारे सवाल जो हैं वो अमित शाह के सामने विचाराधीन होंगे? ये मांग नई नहीं है कुकी स्टेट के लिए। अगर देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट है लगभग सभी में अलग अलग कम्युनिटी अपने अपने स्टेट के, और कुछ कम्युनिटीज तो अलग देश के ही मांग करते हैं सोवरेनिटी के साथ। तो ये नई मांग नहीं है। तो और जो बीरेन सिंह के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो एंटी कुकी है, लगभग सारे जितने भी मिनिस्टर्स है, सीएम है मणिपुर में, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, ज्यादातर मेतेई लोग ही रहे हैं। तो उनकी तरफ एक संदेह की दृष्टि से बाकी कम्युनिटीज देखते ही है। और यही बीरेन सिंह ने पिछले अपने टर्म में गो टू हिल्स करके एक मुहिम छेड़ा था, जिनमें वो ट्राइबल और मेतेई लोगों के कनेक्ट के लिए उन्होंने काम किया था। इस बार वो एंटी कुकी दिख रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक मुहिम छेड़ा है पॉपी कल्टीवेशन के खिलाफ। और साथ में ये भी हमें देखना पड़ेगा, बीरेन सिंह जैसे भी स्टेटमेंट देंगे उन्हें भी याद रखना पड़ता है कि वो एक मेतेई है। तो अपने कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स को भी ध्यान में रखते, जैसे मैंने कहा तंत्र है, तंत्र में जितने भी लोग हैं, कोई कुकी है, कोई नागा है, कोई मेतेई है, तो जब भी कुछ करते हैं, बोलते हैं, तो कई बातों पे ध्यान देते हैं। बट ये कहते हुए कि इनके समाधान क्या स्टेट ना देने से बिगड़ जाएगा, ये होगा, ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले किसी भी समाधान को ढूंढने से पहले ये ध्यान में रखना चाहिए ये मुद्दा आया क्यों ये लोग डिमांड कर रहे हैं एक अलग स्टेट के या अलग देश के। कुछ ग्रीवांसेस रहे होंगे, क्या इस स्टेट में, मणिपुर के अंदर या भारत के अंदर को क्या सुविधा प्राप्त नहीं हो रहा है, कहाँ पे ये लोग ये महसूस कर रहे हैं कि उनको उनके जो हक है नहीं मिल रहा है। ये सवाल जब पूछा जाएगा तो क्या क्या उनको चाहिए, कहाँ कहाँ कमी है, ये पता चल जाएगा। और सबको पता ही है, पता चलने की अलग से कोई जरूरत नहीं है। तो जो जहां जहां उनको आपत्ति है, जहां जहां उनको ये लग रहा है कि उनके साथ नाइंसाफी हो रहा है, वही सारे जो पहलू है उन पे समाधान लाया जाए, तो ये स्टेट की, कंट्री की या किसी भी तरह के डिवीजन की जरूरत नहीं पड़ता है। डिवीजन की मांग क्यों उठते हैं, ये मांग को वो वजह खत्म करना चाहिए, ताकि आगे से ऐसा मांग उठे ही ना, किसी को ये जरूरत ही ना महसूस हो कि उनको अलग स्टेट चाहिए। ये थे इंडिया टुडे मैगजीन में डिप्टी एडिटर और नॉर्थ ईस्ट ब्यूरो हेड कौशिक डेका। कल दिल्ली में कांग्रेस पार्टी सिर्फ राजस्थान के ही मसले नहीं सुलझा रही थी, उसकी निगाह में मध्य प्रदेश भी था, जहां पिछली बार सरकार बनाकर भी वो पूरे 5 साल नहीं चला सके थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत से सत्ता कमलनाथ के हाथ से फिसलकर फिर से बीजेपी और शिवराज सिंह चौहान की झोली में आ गिरी थी। कांग्रेस इस बार बड़े अंतर से मध्य प्रदेश जीतना चाहती है। पार्टी का इरादा है 150 सीटें जीतने का। 230 सीटों वाली विधानसभा में 116 सीटें बहुमत के लिए चाहिए। लेकिन कांग्रेस को डर है कि अगर 115 के अल्ले पल्ले रह गए तो बीजेपी सरकार उड़ा ले जाएगी। लेकिन इस राह में 2 सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। पहला, मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस किया जाए या नहीं, और दूसरा, ग्वालियर, चंबल, भिंड और मुरैना का वो इलाका जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ रहा है, वहां जनाधार खिसकने से कैसे रोका जाए। पीसीसी चीफ कमलनाथ के समर्थक भले ही उन्हें भावी मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन पार्टी किसी एक चेहरे को आगे करके मैदान में उतारने से परहेज कर रही है। कमलनाथ को चेहरा बनाने से पार्टी को फायदा ज्यादा दिखता है या नुकसान, और उनके स्ट्रेंथ और वीकनेस पर हमने बात की इंडिया टुडे मैगजीन के लिए मध्य प्रदेश की खबरों पर नजर रखने वाले राहुल नरोना से। कांग्रेस की पॉलिटिक्स में यूजुअली कोई भी मुख्यमंत्री का चेहरा पहले से डिक्लेयर नहीं किया जाता। ज्यादातर स्टेट्स में ये चीज प्रैक्टिस की गई। 1-2 बार ऐसे एबरेशंस हुए हैं कि कुछ चुनाव में, जैसे पिछली बार के पंजाब के चुनाव में राहुल गांधी जी गए थे और उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया था। पर प्राय कांग्रेस पार्टी से बचती है। उनकी एक परंपरा है कि विधायक दल की मीटिंग होगी, विधायक दल उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व डिसीजन लेने के लिए अधिकृत करेगा और वहां
से फिर ये डिसीजन कन्वे किया जाएगा, जिसे सर्वसम्मति से माना जाता है। यही कांग्रेस की परंपरा है। बट अभी मध्य प्रदेश के चुनाव में समय बाकी है। कमलनाथ बाय एंड लार्ज अनडिस्प्यूटेड लीडर मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मई 2018 से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने दिल्ली की राजनीति नहीं करी, जब वो मुख्यमंत्री पद से हटे उसके बाद से मध्य प्रदेश में ही बने हुए हैं। तो उनका क्लेम इस वक्त सबसे स्ट्रांग है, उनकी एक ऑर्गेनाइजिंग क्षमता है, उनकी एक पदों पे रह के काम करने का एक्सपीरियंस है। तो इन सब चीजों को देखते हुए, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, इन सब चीजों को देखते हुए कमलनाथ जी ही कांग्रेस के इस वक्त अग्रणी नेता मध्य प्रदेश में बने हुए हैं। दूसरी चीज ये कि पहले कांग्रेस पार्टी में जो जैसा अगर कहा जाए कि टॉप 3 लीडर्स मध्य प्रदेश के कौन थे, तो वो दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। लेकिन अब सिंधिया जी के भारतीय जनता पार्टी में चले जाने से दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी हैं, जिनके बीच में ऐसी कोई बहुत बड़ी असहमति किसी भी चीज के ऊपर नहीं है। राहुल जी, ग्वालियर, चंबल और भिंड और ये मुरैना का जो इलाका है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ रहा है, वहाँ कांग्रेस पार्टी के लिए अब कितनी बड़ी चुनौती है? क्योंकि सिंधिया के जाने के बाद एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है कांग्रेस के लिए वहाँ पर। तो लीडरशिप के स्तर पर क्या ऑप्शंस हैं वहाँ पर कांग्रेस के पास? तो जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में गए 2020 में, तो उनके साथ कुल वैसे तो उस दिन 22 एमएलए गए थे, लेकिन उनके पर्सनल अलीजियंस वाले उसमें 17-18 एमएलएस थे। कुछ ऐसे इंडिपेंडेंट लोग भी थे, मतलब जो उनके ग्रुप के नहीं थे, पर जो गए वो हार्डकोर उनके समर्थक थे, वो वहां पर चले गए। तो हुआ ये कि उसके बाद जब बाई इलेक्शंस हुए तो कांग्रेस के वो लीडर्स जो बीजेपी में गए थे, वो अपने पर्सनल सपोर्टर्स को वो भी साथ में ले गए और प्लस उनको भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट मिल गया। अब हुआ ये कि कुछ ऐसे भी लीडर हैं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ नहीं है, मतलब लीडर ग्वालियर चंबल संभाग के, उनके क्षेत्र के, जैसे प्रमुख रूप से डॉक्टर गोविंद सिंह हैं, कांग्रेस के बड़े कद्दावर लीडर हैं, बार बार चुनाव विधानसभा का जीतते आए हैं, उनको कोई हरा नहीं पाया है और इस वक्त मध्य प्रदेश में लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। केपी सिंह हैं, शिवपुरी जिले से की एक सीट से विधायक हैं। रामनिवास रावत है, हालांकि वो पिछली बार चुनाव हार गए थे लेकिन वो नहीं गए। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडर हैं जो पार्टी को छोड़ के कांग्रेस में आ गए, उन्हें टिकट दिया गया, वो जीत गए। इन बाई इलेक्शंस में ही ऐसा हुआ। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पूरी की पूरी कांग्रेस वहां से साफ हो गई उनके जाने से और कांग्रेस को एक बहुत बड़ा लीडरशिप क्राइसिस हुआ है। लीडर पैदा हो जाते हैं। अब इस वक्त जैसे सिकरवार जी हैं ग्वालियर में, कांग्रेस का परचम वही थामे हुए हैं, हालांकि वो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के लीडर रहे हैं, वो विधायक हैं वहां से, ग्वालियर की एक सीट से। उनकी वाइफ ग्वालियर से मेयर है और ग्वालियर तो ज्योतिरादित्य जी का गढ़ है, लेकिन वहां एक दूसरा लीडर खड़ा हो गया है। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा क्राइसिस लीडरशिप का नहीं है। और आने वाले दिनों में ये भी होगा कि जो बीजेपी में सिंधिया जी के जाने से जो लोग एडवर्सली अफेक्ट हुए हैं, बीजेपी के लीडर, वो कुछ मूव करें कांग्रेस की तरफ जाने का, जैसा कि दीपक जोशी जी ने किया। हालांकि वो ग्वालियर चंबल क्षेत्र के नहीं है, लेकिन उनकी भी कहानी कुछ इस किस्म की है। ये थे भोपाल से इंडिया टुडे मैगजीन के कॉरेस्पॉन्डेंट राहुल नरोना। इस बीच आपने अग्रेसिव होते कुत्तों की और ख़ास तौर पर बच्चों पर कुत्तों के अटैक की खबरें खूब सुनी होंगी। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि कुत्तों के बिहेवियर में एग्रेशन अगर बढ़ रहा है तो उसकी एक वजह ऊल जलूल इलीगल ब्रीडिंग भी है। हस्की, गोल्डन रिट्रीवर, जर्मन शेफर्ड और पिटबुल जैसे कुत्ते 40-50 हज़ार तक की कीमत में मिलते हैं। एक पूरा बाज़ार है और छोटे पपीज़ इनके प्रोडक्ट हैं। ब्रीडिंग करवाने वाले लोग एक फ़ीमेल डॉग से साल भर में दर्जनों बच्चे इलीगल तरीके से पैदा कराते हैं। परेशानी इससे ये होती है कि जबरन ब्रीडिंग के कारण कुत्तों के बिहेवियर में धीरे धीरे एक वायलेंट, एक हिंसक बदलाव देखने को मिलता है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में पिछले 6 महीनों में करीब 30,000 और राम मनोहर लोहिया अस्पताल में करीब 18,000 कुत्ते काटने के केस दर्ज किए गए हैं। जिस इलीगल डॉग ब्रीडिंग की हम बात कर रहे हैं वो है क्या? मैंने बात की ये स्टोरी करने वाले आज तक रेडियो रिपोर्टर अभिषेक आनंद से।
देखिए, इलीगल डॉग ब्रीडिंग जो होती है मोस्टली जो हम पेडिग्री या यूं कहें विदेशी या देशी भी जो प्योर नस्ल के कुत्ते होते हैं उनको पेडिग्री बोलते हैं। पेडिग्री की जो डिमांड है इंडिया में बहुत हाई है, अर्बन सोसाइटीज में, यहाँ तक कि रूरल एरियाज में भी जो प्योर ब्रीड डॉग्स होते हैं जैसे जर्मन शेफर्ड्स हैं, लैब्राडोर रिट्रीवर्स हैं, गोल्डन रिट्रीवर्स हैं, ये कुछ ऐसे डॉग्स हैं जिनकी डिमांड बहुत हाई है। लेकिन ये कहाँ से आते हैं? ज्यादातर ये डॉग्स इलीगल ब्रीडर्स के यहाँ से आते हैं। इलीगल ब्रीडर्स क्या होते हैं? इलीगल ब्रीडर्स वो होते हैं जो प्योर ब्रीड डॉग से हर साल दर्जनों बच्चे पैदा करवाते हैं, और वैसे अपने यहाँ जो उनके यहाँ फीमेल डॉग्स होती हैं उनकी जिंदगी नर्क बना के रखते हैं। उनका सिर्फ और सिर्फ एक काम होता है कि ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी बच्चे डिलीवर करें ताकि उनको बेचा जा सके और उससे पैसे कमाए जा सकें। अब जो ब्रीडिंग है इंडिया में वो ज्यादातर इलीगल इस वजह से है क्योंकि रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और साथ ही साथ इसके ऊपर सरकार की तरफ से कोई चेक नहीं है। एनिमल जो लॉज हैं, जो इस संबंध में कानून है, वो बहुत ही लचर हैं, बहुत ही ढुलमुल हैं। चाहे वो एनिमल क्रुएलिटी पर कानून हो, चाहे वो इस तरीके से इलीगल ब्रीडिंग को रोकने के लिए जो व्यवस्था है वो बहुत ही इलीगल है। अभिषेक, इस तरह से जब भी डॉग्स की ब्रीडिंग करवाई जाती है तो उसका असर आसपास के स्ट्रे डॉग्स पर भी पड़ता है क्या? मतलब क्योंकि इस बीच तो स्ट्रे डॉग्स ने भी बहुत हमले किए हैं, उनके बिहेवियर में जो बदलाव आ रहा है उसको कैसे देखा जाए, उसका कारण क्या है? ये सवाल बहुत गंभीर है। इसकी गंभीरता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि जो पेडिग्री डॉग्स होते हैं उनकी डिमांड इस वजह से हाई होती है क्योंकि उनका एनर्जी लेवल हाई होता है, वो वर्किंग ब्रीड होते हैं। और देखिए, डॉग्स अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक वर्किंग डॉग, मान लीजिए एक जर्मन शेफर्ड है, एक शेफर्ड डॉग है, एक गार्ड डॉग है, उसका एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है। उसको बचपन से ही ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी होता है, उसको सोशलाइज कराना, बच्चों से मिलाना, महिलाओं से मिलाना और जो अजनबियों से मिलाना, पार्क में ले जाना बहुत जरूरी होता है। तब जाकर के वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बड़ा होता है तो एक अच्छा फैमिली पेट डॉग और गार्ड डॉग भी बनता है। लेकिन वो ब्लड लाइन, वो अग्रेशन अगर मिक्स होता है एक ऐसे डॉग के साथ जो सड़क पर रह रहा है, जिसको कोई ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है, जिसका कोई ऐसा सोशलाइजेशन नहीं हो रहा है। हाँ, सड़क पे जो डॉग्स रहते हैं उनको लोग खाना जरूर खिलाते हैं, बस उतना ही तक सोशलाइजेशन है। वो खतरा तब उत्पन्न होता है जब इस तरीके का ब्लड लाइन आप मिक्स हो जाती है जाकर अब वैसे डॉग से जो आमतौर पर सड़कों पे पाए जाते हैं। बहुत ही डोसाइल, बहुत ही एक तरीके से कहा जाए तो सोशल, बहुत ज्यादा सोशल जो इंडियन पेरियर डॉग्स होते हैं, जिनको हम स्ट्रे डॉग्स बोलते हैं, वो बहुत ही सोशल होते हैं। ज्यादातर जो प्योर ब्रीड डॉग्स की डिमांड होती है वो इसीलिए होती है क्योंकि वो सही तरीके से ट्रेन करने पर बहुत जबरदस्त गार्ड डॉग्स बनते हैं, जो कि जो इंडियन डॉग्स हैं, इंडियन ब्रीड के जो सड़कों पर दिखने वाले डॉग्स हैं, वो नहीं होते। अगर इसको मिक्स करेंगे तो डॉग अटैक्स बढ़ेंगे, उनका बिहेवियर चेंज होगा, उनका बर्ताव एक नस्ल से, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चला जाएगा और आपके पास एक लाइन लग जाएगी अग्रेसिव डॉग्स की। तो इसको रोकना, इस पर कंट्रोल करना बेहद जरूरी है एक अच्छे बैलेंस को बनाकर रखने के लिए, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए। जी अभिषेक, चूंकि ये लीगल ब्रीडिंग है तो जाहिर सी बात है इसे रोकने के लिए कानून भी होगा। ये बताएं कि वो कानून है क्या और वो कानून क्यों इतने इफेक्टिव साबित नहीं हो पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहला जो कानून का प्रावधान है वो है एनिमल क्रुएलिटी को लेकर। जो डॉग ब्रीडर्स होते हैं वो सबसे बड़ा उनके ऊपर आरोप होता है एनिमल क्रुएलिटी को लेकर। अगर उसका एक फीमेल डॉग को रख करके उसको सिर्फ और सिर्फ मेटिंग करा करके एक पिंजड़े में बंद करके रखा है और सिर्फ बच्चे देने के लिए, तो एनिमल क्रुएलिटी के अंदर आता है। और अभी हाल में ही नोएडा में सेक्टर 20 इलाके में, सेक्टर 20 थाना क्षेत्र के अंदर कुछ एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट ने पुलिस के साथ मिलकर के एक ऐसे ही ब्रीडर के ऊपर छापा मारा जहां से कि बहुत ही बुरी हालत में एक फीमेल हस्की डॉग, जो साइबेरियन हस्की होते हैं, वो बरामद की और कुछ उसके पपीज भी बरामद किए। अब सवाल यह है कि ये लॉ कैसे इफेक्टिव होगा जब इसमें प्रावधान 50 रुपए फाइन का है, जब इसमें प्रावधान मात्र 6 महीने की जेल का है, जब इसमें प्रावधान ही नहीं है ऐसा कुछ कि इमीडिएटली गिरफ्तारी हो जाए। तो ये कानून जब बना था, जिस वक्त बना था, वो जमाना कुछ और था। 50-60 साल पहले जब ये कानून बना था तो 50 रुपए की वैल्यू हुआ करते थे, अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसको चेंज करना एक तो बहुत जरूरी है। जो एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हैं वो बार बार कह रहे हैं इसको चेंज करना बहुत जरूरी है। इसमें कुछ नेताओं ने भी इसको लेकर के संसद में आवाज उठाई है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो इफेक्टिवनेस यहीं पर उसका खुश हो जाता है जब हम देखते हैं कि 50 रुपए फाइन है। तो इसी वजह से इसको रोकना बड़ा फिलहाल मुश्किल लग रहा है। शुक्रिया अभिषेक आनंद।
और अब बारी है आज की रोचक और भौचक खबर की। स्टूडियो में आ गए हैं जमशेद कमर सिद्दीकी। वसीम बरेलवी कहते हैं, वो झूठ बोल रहा था मगर सलीके से, वो झूठ बोल रहा था मगर सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। कुछ लोग इतनी अदा से झूठ बोलते हैं कि सच भी शर्मा जाता है। ऐसे ही एक साहब हैं जोगेंद्र सिंह, ग्रेटर नोएडा के दादरी में एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में प्रिंसिपल थे। इनकी नौकरी आश्रित कोटे से लगी थी, यानी पिताजी के गुजरने के बाद 9 अगस्त 1997 में इनको ग्रेड पे 850 रुपए पर नौकरी पर रखा गया था। लेकिन तब से लेकर अब तक ये भाई साहब तरक्की करते गए और अब इनकी तनख्वाह 80,000 रुपए महीना पहुंच गई थी। अब सुनिए भौचक खबर। 26 साल की नौकरी के बाद एक दिन इनको पता चला कि मेरठ में रहने वाले एक शख्स जिसका नाम है मनोज कुमार, उसने इल्जाम लगाया है कि जोगेंद्र ने 1997 में जो कागजात पिताजी की नौकरी उनको मिलने पर लगाए थे, उनमें से उसकी मार्कशीट नकली है। जी हां, वो मार्कशीट फर्जी है। मनोज कुमार ने जोगेंद्र के अलावा 3 और शिक्षकों की मार्कशीट के बारे में भी यही बात कही। जोगेंद्र सिंह की हालत खस्ता हो गई। उनसे विभागीय पूछताछ हुई तो बोले कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मार्कशीट बिल्कुल असली है। अधिकारियों ने कहा भाई ठीक है, जांच की जाएगी। जांच का चार्ज मिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ऐश्वर्या लक्ष्मी जी को। जांच शुरू हुई तो धीरे धीरे राज खुलने लगा और फिर पता चला कि भाई जोगेंद्र साहब की मार्कशीट फर्जी है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जोगेंद्र को पिछली 12 तारीख को न सिर्फ नौकरी से बर्खास्त कर दिया, बल्कि ये आदेश भी दिया कि 26 साल की नौकरी में जितनी भी तनख्वाह उनको मिली है उसे वो पूरी की पूरी वापस करें। अब 26 साल की तनख्वाह जोगेंद्र कैसे लौटाएंगे ये तो वही जाने, लेकिन ये खबर सबक है उन तमाम लोगों के लिए जो सोचते हैं कि झूठ वक्त की तहों में दबकर खो जाता है। ऐसा नहीं है, झूठ कितना भी पुराना हो एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है, और कभी कभी 26 साल की सैलरी स्लिप्स के साथ। जमशेद कमर सिद्दीकी, आज तक रेडियो। तो दिन भर में आज इतना ही। हमारे शो आपको कैसे लग रहे हैं आप बता सकते हैं radio@aajtak.com पर। व्हाट्सएप नंबर भी हमारा 9953323303। यहाँ पर भी आप मैसेज करके या वॉइस नोट भेज के आप हमें बता सकते हैं। आज तक रेडियो को आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन के साथ साथ स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, विंक और जियो सावन पर भी सुन सकते हैं। आज का दिन भर प्रोड्यूस किया है शुभम तिवारी ने और साउंड मिक्सिंग है कपिल देव सिंह की। कुलदीप मिश्र के साथ थे आप। नमस्कार।